नमस्कार, 2019 का महाभारत में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुपम मिश्रा। सबसे बड़ा लोकतंत्र और सबसे बड़ा चुनाव, जहां देश में सियासी महाभारत का शंखनाद हो चुका है। 543 सीटों के लिए कुल 7 चरणों में वोट डाले जाएंगे। देश की जनता नेताओं की किस्मत का फैसला करेगी। दांव पर सबसे बड़े सूबे की 80 लोकसभा सीटें भी हैं। कहते हैं कि उत्तर प्रदेश से होकर ही दिल्ली दरबार का रास्ता गुजरता है। जिसने उत्तर प्रदेश का किला फतेह कर लिया, उसका लाल किले पर झंडा फहराना तय माना जाता है। और अगले आधे घंटे में आपको पहले तफसील से बताएंगे कि कब और कहां कितनी सीटों पर वोटिंग होगी, उत्तर प्रदेश में कहां वोटिंग है। और आज से आपको अपने खास सेगमेंट पे दिखाएंगे उत्तर प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीटों का गुणा गणित भी। आज बात होगी मुलायम सिंह यादव के गढ़ मैनपुरी और चौधरी साहब का चहेता बागपत की। तो 2019 के महासमर का शंखनाद हो गया। ऐसे में देश की नजरें एक बार फिर निर्णायक भूमिका निभाने वाले उत्तर प्रदेश पर टिकी हुई हैं। और बात अगर उत्तर प्रदेश की होगी तो समाजवादियों का गढ़ कही जाने वाली मैनपुरी लोकसभा सीट के सियासी समीकरण को भी समझना उतना ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि जाहिर तौर पर समाजवादियों का गढ़ है और मुलायम सिंह यादव की साख भी दांव पर है। जब बात यूपी की सियासत की होती है तो आगरा मंडल के जिले मैनपुरी की चर्चा खुद ब खुद शुरू हो जाती है। और अब जब लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो गया है तो समाजवादियों का गढ़ कही जाने वाली सीट आज एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई है। अपनी विशेष पेशकश महाभारत में आज हम पश्चिमी यूपी की सीट के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। मौजूदा वक्त में यूपी के सबसे बड़े सियासी चेहरे मुलायम सिंह यादव मैनपुरी से गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर उतरने जा रहे हैं। खास बात यह है कि इस सीट से मुलायम सिंह यादव पहले भी कई बार सांसद रह चुके हैं। कम शब्दों में आप कह सकते हैं कि ये सीट समाजवादी पार्टी का एक अभेद्य किला है, जिसे भेद पाना किसी भी पार्टी के लिए नाको चने चबाने जैसा होता है। मैनपुरी में एकमात्र नेताजी का क्षेत्र है, कर्मभूमि है, जन्मभूमि भी मानिए। नेताजी सर्वमान्य नेता हैं। नेताजी पता नहीं 5 लाख 7 लाख कितने वोटों से जीते हैं। मैनपुरी में कौन जीतेगा? क्या गठबंधन हुआ? क्या नेताजी जीतेंगे। नेताजी जीतेंगे। क्या वोटों में बढ़ोतरी और होगी, क्योंकि गठबंधन हो गया है इस बार? और बढ़ोतरी। कितने से जीतने का अनुमान है आपको? कम से कम 7-8 लाख। अच्छा। 2014 के चुनाव में सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव भारी अंतर से चुनाव जीते, लेकिन सीट को छोड़ने के बाद उनके पोते तेज प्रताप सिंह यादव ने उपचुनाव में बड़े अंतर से जीत दर्ज की। लेकिन अगर इतिहास के पन्नों को पलटें तो 1952 से लेकर 1971 तक हुए देश के पहले 5 चुनाव में यहां कांग्रेस ने जीत दर्ज की। 1989 और 1991 में यहां लगातार जनता पार्टी ने जीत दर्ज की। पार्टी गठन के बाद मुलायम सिंह यादव ने यहां से 1996 का चुनाव लड़ा और बड़े अंतर से जीते। उसके बाद 1998 और 1999 में भी ये सीट समाजवादी पार्टी के पास ही रही। 2004 में मुलायम ने एक बार फिर से इस सीट पर वापसी की, लेकिन बाद में सीट को छोड़ दिया। 2004 में सपा के धर्मेंद्र यादव यहां से उपचुनाव में जीते। हालांकि 2009 के चुनाव में मुलायम यहां दोबारा लौटे और जीत के बाद सीट को अपने पास ही रखा। मैनपुरी सीट के सियासी इतिहास को जानने के बाद आपका यहाँ के तमाम सियासी समीकरणों को भी समझना जरूरी हो जाता है। 2014 के आंकड़ों के अनुसार मैनपुरी लोकसभा में करीब 16 लाख से अधिक मतदाता है। जातीय समीकरण को देखें तो इस सीट पर यादव वोटर्स का वर्चस्व है। यहाँ करीब 35% मतदाता यादव समुदाय से है, जबकि मैनपुरी सीट पर करीब 2.5 लाख वोटर शामिल। इस लोकसभा क्षेत्र में कुल 5 विधानसभाएं आती हैं। इसमें मैनपुरी, भोगांव, किशनी, करहल और जसवंत नगर शामिल हैं। फिलहाल इस सीट पर यादव परिवार की तीसरी पीढ़ी यानी मुलायम के पोते तेज प्रताप सांसद हैं। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव को काफी अहम माना जा रहा है। ऐसे में अखिलेश ने गठबंधन प्रत्याशी के तौर पर एक बार फिर से अपने पिता पर ही भरोसा दिखाया है। मैनपुरी से न्यूज़ 18 के लिए मुनीश त्रिपाठी की रिपोर्ट। तो मैनपुरी की क्या तस्वीर है, ये हम आपको बताने की कोशिश की इस रिपोर्ट के जरिए। बागपत की बात कर लेते हैं। जाटलैंड है बागपत, जाटों का
गढ़ माना जाता है बागपत को, लेकिन इसी गढ़ से पिछले चुनाव में चौधरी अजीत सिंह को सत्यपाल सिंह ने मात देकर बीजेपी का परचम लहराया था। इस बार यह सीट गठबंधन के खाते से आरएलडी के पास आई है और जयंत चौधरी यहां से किस्मत आजमा रहे हैं। देखना यह दिलचस्प होगा कि इस बार यहां पर बीजेपी का कमल खिलता है या फिर आरएलडी का परचम लहराता है। बागपत लोकसभा की देश की वीवीआईपी सीटों में गिनती होती है, क्योंकि इस लोकसभा ने देश को चरण सिंह जैसे प्रधानमंत्री दिए हैं। हालांकि बागपत को आरएलडी का गढ़ कहा जाता है, लेकिन उसके बावजूद बागपत लोकसभा पर बीजेपी का कब्जा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सियासी गढ़ और जाटलैंड माने जाने वाली लोकसभा सीट बागपत पर भी इस बार पूरे देश की नजरें हैं। देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह यहां से ही सांसद रह चुके हैं और उनके बाद बड़े चौधरी साहब के बेटे चौधरी अजीत सिंह ने यहां पर कई बार चुनाव जीता। लेकिन 2014 में चली मोदी लहर के दम पर भारतीय जनता पार्टी ने यहां परचम लहराया और मुंबई पुलिस के कमिश्नर रह चुके सत्यपाल सिंह सांसद चुने गए, जबकि अजीत सिंह इस सीट पर तीसरे नंबर पर रहे थे। बागपत लोकसभा का इतिहास। बागपत लोकसभा सीट 1967 में अस्तित्व में आई। पहले चुनाव में यहां जनसंघ और दूसरे चुनाव में कांग्रेस ने जीत दर्ज की, लेकिन इमरजेंसी के बाद यहां 1977 में हुए चुनाव से ही क्षेत्र की राजनीति पूरी तरह से बदल गई। 1977, 1980 और 1984 में लगातार पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह यहां से चुनाव जीते। बाद में अजीत सिंह 6 बार यहां से सांसद रहे। 1989, 1991, 1996, 1999, 2004 और 2009 में अजीत सिंह बागपत से सांसद रहे। सिर्फ 1998 में हुए चुनाव में यहां हार का सामना करना पड़ा और साल 2014 में ही वह तीसरे नंबर पर ही पहुंच गए। बागपत लोकसभा क्षेत्र का समीकरण। मेरठ और बागपत जैसे क्षेत्र से जुड़े बागपत में 16 लाख से भी अधिक वोटर हैं। इनमें करीब 9 लाख जाट हैं। यही कारण है कि रालोद यहाँ पर मजबूत है। जाट समुदाय के वोटरों के बाद यहाँ मुस्लिम वोटरों की संख्या सबसे अधिक है। बागपत लोकसभा क्षेत्र में कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं। इनमें सिवालखास, छपरोली, बड़ौत, बागपत और मोदीनगर विधानसभा सीटें हैं। इसमें सिवालखास मेरठ जिले की और मोदीनगर गाजियाबाद जिले से आती है। 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में इसमें सिर्फ छपरोली में राष्ट्रीय लोकदल ने जीत दर्ज की थी, जबकि बाकी 4 सीटों पर बीजेपी जीती थी। अजीत सिंह पर भारी पड़ी मोदी लहर। जाटों का गढ़ माने जाने वाले बागपत में राष्ट्रीय लोकदल को बड़ा झटका तब लगा जब पिछले लोकसभा चुनाव में उनके प्रमुख अजीत सिंह को यहां से हार झेलनी पड़ी। बीजेपी के सत्यपाल सिंह ने इस सीट से 2 लाख से भी अधिक वोटों से जीत दर्ज की, जबकि अजीत सिंह को 20% से भी कम वोट मिले। 2014 लोकसभा चुनाव के नतीजे। सत्यपाल सिंह भारतीय जनता पार्टी कुल वोट मिले 4,23,475 यानी 42.2%। गुलाम मोहम्मद समाजवादी पार्टी कुल वोट मिले 2,13,609 यानी 21.3%। चौधरी अजीत सिंह राष्ट्रीय लोकदल कुल वोट मिले 1,99,516 यानी 19.9%। राष्ट्रीय लोकदल के लिए अस्तित्व की लड़ाई। 2019 का लोकसभा चुनाव रालोद के लिए अस्तित्व की लड़ाई माना जा रहा है। कभी ये सीट रालोद का गढ़ मानी जाती थी, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में सूपड़ा साफ हुआ। यहाँ तक कि अजीत सिंह ही हार गए, जिसे एक बड़ा झटका माना गया। अजीत सिंह ने इस बार अपनी विरासत को जयंत चौधरी को सौंप दिया है। गठबंधन प्रत्याशी के रूप में जयंत चौधरी इस बार मैदान में है। बागपत में जो जीत का फैसला है वो जाट और मुस्लिम वोटर करता है। एक बार फिर यहाँ जाट और मुस्लिम गठजोड़ प्रत्याशी की जीत का फैसला करेगा। शहजाद अली, न्यूज़ 18, बागपत। तो बागपत की बात हुई, जाटलैंड है, किस तरह के समीकरण हैं, किस तरह की चीजें हैं, वो हमने आपको बताने की कोशिश की। आगे बढ़ते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने फारूक अब्दुल्ला पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि एयर स्ट्राइक हिंदुस्तान का गौरव है। चुनाव आयोग पर प्रश्न खड़ा करना लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। जो लोग देश हितैषी नहीं है वो ऐसी बातें करते हैं। साथ ही रमजान पर सवाल खड़े करने पर कहा कि हिंदुस्तान में त्योहार पर बातें रहती हैं, लोकतंत्र का पर्व सबसे बड़ा पर्व होता है। इस पर जो लोग सवाल खड़े करते हैं उनकी मानसिकता दर्शाती है। पर सवाल खड़े हो गए हैं।
जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि ये सियासी है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। सर, फारूक अब्दुल्ला ये कह रहे हैं कि ये जो एयर स्ट्राइक हुई एक सियासी स्टंट है। उनका बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत की सेना के गौरव और शौर्य पराक्रम पर प्रश्न उठाना मुझे लगता है देश कभी स्वीकार नहीं कर सकता, और ये कार्य मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। मुझे लगता है पूरा देश मोदी जी का अभिनंदन करने के लिए उतावला है। आखिर ये लोग आतंकवादियों को बिरयानी खिलाते थे। पूरे देश में 270 से अधिक जिले नक्सलवाद से त्रस्त हो चुके थे। ये कांग्रेस और उसके सहयोगियों का ये काले कारनामे थे। पूर्वोत्तर का भारत अलगाववाद से सुलग रहा था, झुलस रहा था, और कश्मीर में पाक अधिकृत कश्मीर के साथ साथ पाक प्रेरित आतंकवाद किस तरीके से सिर चढ़कर के बोल रहा था। पहली ही सर्जिकल स्ट्राइक में पूर्वोत्तर के सभी आतंकी कैंपों को नष्ट करना, दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक में कश्मीर के आतंकवादियों की कमर तोड़ना, और एयर स्ट्राइक के माध्यम से पाकिस्तान प्रेरित आतंकवाद को पूरी तरह नेस्तनाबूद करना, ये केवल जो कांग्रेस के लिए नामुमकिन था, कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के लिए जो नामुमकिन था, और नामुमकिन आज मुमकिन हुआ है, क्योंकि मोदी हैं तो मुमकिन है। स्वाभाविक रूप से मोदी जी के नेतृत्व में जो मुमकिन हो रहे हैं, गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, समाज के प्रत्येक तबके के हितों की योजनाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर की योजनाएं, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा की योजनाएं, स्वाभाविक रूप से जिन लोगों ने लूटा हो, जिनका परिवार ही पार्टी हो, उन लोगों को कैसे ये सब अच्छा लगेगा। यह देश मोदी जी के साथ में है, मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में आगे बढ़ेगा। फारूक अब्दुल्ला भी कह रहे हैं कि जो इलेक्शन कमीशन है वो सियासी हो गया है, अब वो इंडिपेंडेंट नहीं रहा, सेना है फिर भी चुनाव नहीं कराया जा रहा है। देखिए, चुनाव की घोषणा पूरे देश के अंदर हुई है। किसी भी संवैधानिक संस्था पर इस प्रकार का प्रश्न उठाना यह अपने आप में ही इन लोगों को संदेह के घेरे में खड़ा कर देता है। ये लोग कभी सुप्रीम कोर्ट पर उंगली उठाते हैं, कभी केक पर उंगली उठाते हैं, कभी इलेक्शन कमीशन पर उंगली उठाते हैं। आखिर ये कौन सी संवैधानिक निष्ठा है विपक्ष की? ये कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को या नेशनल कॉन्फ्रेंस आदि दलों को ये स्पष्ट करना चाहिए। वह एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। इलेक्शन कराना, समय पर इलेक्शन कराना उनकी जिम्मेदारी, और कैसे कराना है, शांतिपूर्ण तरीके से इलेक्शन हो, यह उनकी नैतिक जवाबदेही है। और उस जवाबदेही का पालन अगर कोई संवैधानिक संस्था कर रही है और उस पर उंगली उठाया जा रहा है, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, शर्मनाक है, और मुझे लगता है ये पूरे विपक्ष के वास्तविक चेहरे को भी बेनकाब करता है। एक सवाल और आपसे, चुनाव की तारीखों के ऐलान पर जो विपक्ष है कांग्रेस में, सभी लोग सियासत कर रहे हैं कि रमजान का वक्त है, तो ये रमजान मनाए ना, कौन इनको रोक रहा है रमजान मनाने से? पर्व और त्योहार भारत की संवैधानिक परंपरा के पार्ट हैं। चुनाव प्रचार आप दिन भर कर सकते हैं, चुनाव के दिन मतदान कर सकते हैं, इसमें कहां से पर्व और त्योहार आड़े आते हैं? यह दुर्भाग्य है कि इतनी संकीर्ण मानसिकता के साथ कांग्रेस और विपक्षी दलों के द्वारा इस प्रकार की ओछी टिप्पणियां करना, मैं सचमुच इनकी इन हरकतों पर मुझे ताज्जुब होता है और अफसोस भी होता है। कांग्रेस ने 11 लोगों की लिस्ट जारी की है, बदायूं से उन्होंने प्रत्याशी उतार दिया है। क्या सपा को चैलेंज देने की कोशिश कांग्रेस कर रही है धर्मेंद्र यादव के सामने? देखिए, ये कांग्रेस का आंतरिक मामला है। कांग्रेस किसको अपना प्रत्याशी बनाएंगे, कांग्रेस का अपना अधिकार है। सपा किसको बनाएगी, सपा का अधिकार है, और बीजेपी किसको बनाएगी, बीजेपी का अधिकार है। हर एक दल को चुनाव लड़ने का अधिकार है। उसने राजनीतिक दल के रूप में अपना रजिस्ट्रेशन कराया इस बात को लेकर के कि वह भी चुनाव मैदान में आएगा। अगर नहीं आता है तो फिर दल का महत्व क्या, का मतलब क्या है? फिर तो इनको आपस में ही मिल करके एक दूसरे के साथ मर्ज कर देना चाहिए। उनको लड़ने का पूरा अधिकार है, और मुझे लगता है वो लड़ें, ये उनका अपना आंतरिक विषय है।
एक आखिरी सवाल आपसे, कल बहुत देर तक मैराथन बैठक चली आपके साथ, कहा जा रहा है कि जिन सांसदों का रिपोर्ट कार्ड ठीक नहीं होगा उनके टिकट काटे जाएंगे। देखिए, अभी हम लोग इस पर किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे हैं। भारतीय जनता पार्टी सरकार और संगठन के बीच बेहतर तालमेल के साथ आगे बढ़ रहा है। संगठन ने जो रणनीति पूरे प्रदेश के अंदर बनाई है, उस रणनीति के बारे में चर्चा करने के लिए हम लोग बैठे थे। अलग अलग सीटों पर क्या क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है, इन पर चर्चा करने के लिए हम लोगों की बैठकें होती हैं, होंगी भी। मुझे लगता है कि ये सब अभी टिकट के बारे में बहुत विस्तृत चर्चा उसमें नहीं हो पाई थी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि फारूक अब्दुल्ला का बयान जो है संकीर्ण मानसिकता को दर्शाता है, और रमजान की बात पर भी उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये पर्व और त्यौहार हैं, इसे सियासी बनाना दुर्भाग्यपूर्ण है और हिंदुस्तान में ऐसा नहीं होना चाहिए और हम तैयार हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी टिकट बंटवारे को लेकर चर्चा कर रही है और आगे भी चर्चा होती रहेगी। यानी साफ तौर पर उन्होंने ये कह दिया कि अब बीजेपी तैयार है सपा बसपा कांग्रेस सबसे लड़ने के लिए, और फारूक अब्दुल्ला और विपक्ष को आड़े हाथों लिया। वीडियो जर्नलिस्ट शोभित के साथ अजीत सिंह, न्यूज 18 लखनऊ। तो बेबाकी के साथ योगी आदित्यनाथ ने तमाम सवालों के जवाब दिए। तो उत्तराखंड की अगर बात करें तो बीजेपी किन मुद्दों को लेकर लोकसभा के चुनाव में 2019 में जाएगी, इसको लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से बातचीत की हमारे संवाददाता किशोर रावत ने। आचार संहिता लग चुकी है और 11 अप्रैल को उत्तराखंड में वोटिंग होनी है। किस तरीके से बीजेपी के पक्ष में माहौल है और क्या मुद्दे रहेंगे, हमारे साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत मौजूद है। सर, चुनावी शुरू हो चुका है, 1 महीना है ठीक, क्या मानते हैं किस तरीके का माहौल है बीजेपी के लिए? नहीं, बहुत अनुकूल माहौल है, और चाहे सरकार की उपलब्धियों के हिसाब से हम देखें, चाहे वातावरण की दृष्टि से देखें, आज पूरा वातावरण मोदीमय हो चुका है। प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से समाज के सभी वर्गों के लिए, और विशेषकर जो गरीब तबका है जिसको सामान्य भाषा में हम लोग बोलते हैं, उनके लिए जो काम किए हैं माननीय प्रधानमंत्री जी ने, वो अभूतपूर्व काम है। देश की सुरक्षा से जुड़े हुए सवाल होंगे, देश के सम्मान से जुड़े हुए सवाल होंगे, आतंकवाद के खिलाफ होगा, चाहे बाह्य आतंकवाद होगा, सब पर करारे प्रहार हुए हैं। देश की जनता जो चाहती थी और जो महसूस करती थी, आज भारत ने अपने आप को दुनिया में हम भी कुछ हैं ये एहसास कराने में आज भारत सफल हुआ है। मैं समझता हूं कि इस बार की जो चुनाव होगा उसमें राष्ट्रीय स्वाभिमान ये भी एक बड़ा विषय होगा। सर, विपक्ष तमाम तरह के आरोप लगा रहा है, विपक्ष के आरोपों को किस तरीके से देखते हैं, और इन चुनावों में विपक्ष क्या मुद्दा विहीन है या फिर वैसे ही 2014 की तरह? देखिए, विपक्ष जो है मुद्दा विहीन भी है, निराशा में है और हताशा की ओर बढ़ रहा है। तमाम जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं, जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, वो केवल उनकी हताशा, निराशा और नेतृत्व विहीनता है। विपक्ष का नेता ही नहीं है, और जहां पर बहुत सारे नेता होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, और इसलिए विपक्ष एकदम बिखरा हुआ है। उनमें ना राजनीतिक कटिबद्धता है, न विचारों की कटिबद्धता है, बल्कि कह सकते हैं कि बंडल ऑफ मिस्टेक है। महागठबंधन को तो प्रधानमंत्री पहले ही बोल चुके हैं कि ठगों का बंधन है। सर, सीट कितनी देखते सर? पूरे 5। ये थे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, जिनका साफ कहना है कि विपक्ष मुद्दा विहीन है और एक बार फिर से 23 मई को प्रधानमंत्री मोदी दोबारा प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे। कैमरामैन आशीष तिवारी के साथ किशोर रावत, न्यूज 18 देहरादून। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को सुन रहे थे, जो कि 5 सीटों, जो उत्तराखंड की 5 लोकसभा की सीटें हैं, जो फिलहाल 2014 के मतदान के बाद जो परिणाम आए थे उनमें 5 सीटें बीजेपी को गई थी। एक बार फिर आश्वस्त हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत की 5 सीटें बीजेपी के खाते में ही जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा की 543 सीटों पर 7 चरणों में मतदान होंगे, जिनके नतीजे 23 मई को आएंगे। किन किन राज्यों में कब और किस चरण में चुनाव है, यह हम रिपोर्ट के जरिए एक बार फिर आपको बताते हैं। देखिए जरा। लोकसभा चुनाव के लिए तारीखों की घोषणा के साथ ही रविवार को न सिर्फ 2019 के महासमर का बिगुल बज गया, बल्कि रविवार से ही देश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। चुनावी तारीखों की घोषणा करने आए मुख्य चुनाव आयुक्त ने साफ कर दिया कि इस बार देश में 7 चरणों में आम चुनाव होंगे। I would like to inform
all of you that this time instead of 9 phases, we have 7 phases of election. कितने चरणों में आम चुनाव होंगे ये जानने के बाद अब जान लीजिए देश में किस किस दिन चुनाव होना है। First phase 11th April, second phase 18th April, third phase 23rd April, fourth phase 29th April, fifth phase 6th May, sixth phase 12th May, phase 7 19th May. आइए सिलसिलेवार तरीके से जान लीजिए किस दिन कितने राज्यों की कितनी सीटों पर चुनाव होंगे। 11 अप्रैल को पहले चरण में 20 राज्यों की 91 सीटों पर वोटिंग होगी। 18 अप्रैल को दूसरे चरण में 13 राज्यों की 97 सीटों पर चुनाव होंगे। 23 अप्रैल को तीसरे चरण में 14 राज्यों की 115 सीटों पर मतदान होंगे। 29 अप्रैल को चौथे चरण में 9 राज्यों की 71 सीटों पर वोटिंग होनी है। 6 मई को पांचवें चरण में 7 राज्यों की 51 सीटों पर चुनाव होंगे। 12 मई को छठे चरण में 7 राज्यों की 59 सीटों पर मतदान होंगे, जबकि 19 मई को 7वें चरण में 8 राज्यों की 59 सीटों पर वोटिंग कराई जाएगी। तारीखों की घोषणा के साथ मुख्य चुनाव आयुक्त ने होने वाले आम चुनाव के बारे में भी कई अहम जानकारियां दी। इसमें लोकसभा चुनाव में इस बार 90 करोड़ मतदाता वोट डालेंगे। देश भर में मतदान के लिए 10 लाख बूथ बनाए गए हैं। मतदान के लिए सभी बूथों पर वीवीपीएटी का इस्तेमाल होगा। ईवीएम ले जाने वाली सभी पोलिंग पार्टियों की गाड़ी में जीपीएस लगाया जाएगा। सभी मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे। पूरी चुनावी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी होगी। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव के लिए हेल्पलाइन नंबर 1950 जारी किया गया है और चुनाव आयोग ने शिकायत के लिए ऐप भी लॉन्च किया है। Central police forces are going to be deployed in large numbers. The numbers can't be discussed to ensure free and fair elections. चुनाव आयोग की इस घोषणा के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट के जरिए कहा, लोकतंत्र का त्योहार चुनाव आ गया। मैं अपने साथी हिंदुस्तानियों से अपील करता हूं कि 2019 के लोकसभा चुनाव को अपनी सक्रिय सहभागिता से सफल बनाएं। मैं उम्मीद करता हूं ये चुनाव ऐतिहासिक नतीजे देंगे। मैं पहली बार वोट डालने वालों से रिकॉर्ड संख्या में मतदान की अपील करता हूं। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के साथ ही आंध्र प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में विधानसभा चुनाव का भी ऐलान किया है। इन राज्यों में लोकसभा के साथ ही विधानसभा के लिए भी मतदान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। 17वीं लोकसभा के शुभारंभ के लिए चुनाव आयोग ने 11 अप्रैल से 19 मई तक का मुहूर्त तय किया है। ये चुनावी उत्सव 7 चरणों में होगा और परीक्षा का जो नतीजा आएगा वो 23 मई के दिन आएगा। उत्तर प्रदेश में भी 7 चरणों में कुल 80 लोकसभा सीटों के लिए वोटिंग होगी। यूपी की कुल 80 सीटों पर इस बार 7 चरणों में वोटिंग होगी। 18 मार्च से 25 मार्च तक पहले चरण के लिए पर्चा दाखिल किया जाएगा और 11 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होगा। दूसरे चरण में 19 से 26 मार्च तक नामांकन किया जाएगा और 18 अप्रैल को मतदान होगा। तीसरे चरण में 28 मार्च से 4 अप्रैल तक पर्चे दाखिल किए जाएंगे और 23 अप्रैल को मतदान होगा। चौथे चरण में 2 से 9 अप्रैल तक नॉमिनेशन होगा और 29 अप्रैल को वोटिंग होगी। पांचवें चरण में 10 से 18 अप्रैल तक पर्चे दाखिल किए जाएंगे और 6 मई को वोटिंग होगी। छठे चरण में 16 से 23 अप्रैल तक नॉमिनेशन होगा और 12 मई को मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। सातवें चरण में 22 से 29 अप्रैल में उम्मीदवार अपनी नामजदगी का पर्चा दाखिल करेंगे और 19 मई को वोटिंग होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आइए अब आपको बता दें कि आपके जिले में कब कब वोटिंग होगी। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव। पहले चरण के बारे में हम डिटेल ये दे रहे हैं। 11 अप्रैल को 8 सीट सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर। दूसरे चरण की अगर बात करें तो डिटेल हमने आपको दिखाई। तीसरे चरण की बात कर रहे हैं, 23 अप्रैल 10 सीट ये जिले। चौथा चरण 29 अप्रैल 13 सीट। पांचवा चरण 6 मई को 14 सीटों पर। छठा चरण 12 मई को है 14 सीटों पर। और 7वां चरण 19 मई को 13 सीटों पर। तो उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव होंगे। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।